लहरों पर नाच रही है गेंद डूबे बच्चे की। अच्छा, आप हमको ये बताइए कि अपने दौर की जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को होती हैं वो आप अपनी रचनाओं में उसको किस तरीके से अभिव्यक्त करते हैं, शामिल करते हैं? और जिस तरह से कोई कवि करता है उसी तरह से मैं भी करता हूँ। अब वो राजनीतिक सामाजिक जो अनुभव होते हैं, देखिए मैं कोई अनुभव से अलग होके कुछ लिखता हूँ तो वो जो है मुझे खुद संतुष्ट नहीं कर पाता है। इसलिए कोई भी चीज़ मेरे अनुभव में जब आती है, हाँ, और मेरे ज्ञान में, और मैं उससे हल्का सा या ज़्यादा संवेदित हो जाऊँ, तब वो जो है मेरे काम की चीज़ होती है, मैं उसको कविता में ले लेता हूँ। अच्छा। उसे कविता में कर लेता हूँ। और ऐसे अपनी जो है जो लंबे समय से एक अभ्यास से जो एक हुनर पैदा हो गया है उसके हिसाब से मैं कुछ लिख दूँ तो उसमें तो लिख दिया, लेकिन मैं उसको नहीं स्वीकार कर पाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, जितने अच्छे साहित्यकार होते हैं जो समाज के प्रति एक चिंतन रखते हैं, उनके प्रति चिंतित रहते हैं, उनका एक साहित्यिक सरोकार होता है। तो आपका क्या साहित्यिक सरोकार है? देखिए मेरा तो अब ये है कि पहले तो अपनी एहसास का प्रकटीकरण करना है। और हम सामाजिक आदमी हैं तो हमारे एहसास भी सामाजिक होंगे, और हमारे ऊपर राजनीति का भी प्रभाव है तो हम उसके भी एहसास से गुजरेंगे। हम जिस एहसास से गुजरते हैं उस एहसास के साथ कविता करते हैं। तो मेरा अब चूँकि मैं 20 साल की उम्र से नौकरी में आ गया था और समझे कि 58 पे मैं रिटायर हुआ, तो अब डाक खाने की मेरी नौकरी थी, और डाक खाने की नौकरी या सरकारी नौकरी इस तरह की सुविधा नहीं देती कि आप सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में जाके एक दूसरे तरह की कविताएं लिखें, इनकलाबी कविताएं और क्रांतिकारी कविताएं लिखें। साहित्यकार को मैदान में नहीं भी गया तो उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन आप अपनी अभिव्यक्ति में, चाहे लेखन की जो अभिव्यक्ति है उसमें तो आप उसको शामिल कर ही सकते हैं। बिल्कुल। तो वही मेरा प्रश्न है कि किस तरीके से आप उसको शामिल करते हैं? जी, मैं बिल्कुल शामिल करता हूँ उसको, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लोकतंत्र कायम रहना चाहिए और जनता के जो दुख हैं धीरे धीरे कम होने चाहिए। तो जब देखता हूँ कि लोकतंत्र पर और कुठाराघात हो रहा है, लोगों का जीवन और पीड़ित हो रहा है, तो इसके दृश्य दिखाई देने पर लगते हैं। मैं उन दृश्यों को देख के उन दृश्यों को मैं कविता में लाता हूँ। मैं विचारों में बहुत जाने की कोशिश नहीं करता हूँ। मेरा ये कहना है कि ठीक है, विचार हमारे अंदर आते हैं तो हमको अपने विचारों को हूबहू नहीं लिख देना, एक लंबी पंक्ति एक छोटी पंक्ति करके उस तरह से नहीं लिख देना है। हमें उसको पूरे सौंदर्य के साथ लिखना है, कला के साथ लिखना है। तो मेरा प्रयास इस तरह का होता है कि मैं उस एहसास को जो सामाजिक हुआ, जो राजनीतिक हुआ, उसको लिखूं और जो है वो बाहर जाए, लोग पढ़ें तो उसका संदेश वो ग्रहण करें। अब मेरी कोशिश तो बस इतनी ही होती है। अच्छा, आप तो हमेशा से बनारस में ही रहे हैं। और इधर आपकी बहुत सारी कविताएं, गज़ल, हाइकू अनेक पत्र पत्रिकाओं की जो देश में प्रकाशित हो रही उसमें छपती रही हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको वो आपके कद को वो तवज्जो नहीं मिली जो मिलना चाहिए। इसका क्या कारण है? अब इसके तो बहुत से कारण हो सकते हैं। देखिए, अब हम जो लिखे और जो है लोगों तक गया, तो यह भी तो मतलब कि लोगों ने ग्रहण किया तभी तो, और लोगों ने मुझे, देखिए अब ऐसा होता है ना, साहित्य का क्षेत्र ऐसा है कि आपका पहले स्वागत होगा, सब लोग स्वागत करेंगे, फिर जो आप
आप जब आपकी एक स्थापित हो जाएंगे धीरे धीरे अपने आप अच्छे लेखन से, तो उसके बाद आप ये कि हमारी कीर्ति और बढ़े बढ़नी चाहिए। लेकिन अब वहीं पे विरोध भी शुरू होने लगता है, वहीं से वो विरोध का बिंदु भी आ जाता है वहीं पे। देखिए, एक अच्छे साहित्यकार का जो विरोध होना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पता चलता है कि आपको कितने लोग पढ़ रहे हैं, तभी विरोध भी होता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो विरोध तो मेरा जो है शुरू में तो नहीं हुआ, पहले काव्य संग्रह तक नहीं हुआ, बल्कि एक बार हम लोगों ने समकालीन साहित्य मंच बनाया था, जिसमें राजेंद्र राजन थे और वो डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह थे और डॉक्टर राम प्रकाश कुशवाहा थे, दिनेश कुशवाहा थे, संजय श्रीवास्तव थे, राजेश प्रसाद थे, मैं था और कई मित्र थे, और मैं अध्यक्ष बनाया गया था। तो अध्यक्ष मुझे बनाने के पीछे लोगों ने ये कहा कि केशव शरण जो है कहीं भी किसी को निमंत्रण देंगे तो आ जाएंगे, और बाकी लोगों का निमंत्रण जाएगा अध्यक्ष के नाम से तो लोग नहीं आएंगे। तो एक समय तो मेरा ये था, लेकिन समकालीन साहित्य मंच फिर बिखरता है, एक परवान चढ़ के वो बिखर जाता है, और उसके बाद जो है मेरी भी स्थिति जो है थोड़ी बिगड़ती है, क्योंकि फिर मैं विरोधों में आ जाता हूँ। और फिर मेरे जब 2003 में जब मेरे 3 संग्रह आए तो लोगों को लगने लगा कि मैं उनसे अलग हूँ, तो जो लोग थे उनको जो है थोड़ा विरोध उनके मन में याद आया होगा, तो उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। और ये जो है अब इतना बड़ा क्षेत्र है, एक पत्रिका निकलती है, कोई भी बहुत बड़ी पत्रिका हो तो उसमें छपने के लिए बहुत से लोग होते हैं। कभी आप छप जाइए उसमें तो बहुत से लोगों को पीड़ा हो जाती है कि ये कैसे वहाँ छप गए। तो फिर जो है आप कि वो निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे और आक्षेप लगाएंगे और जो भी करना होगा वो करेंगे। तो अब इस संघर्ष को भी कवि को ही झेलना है। ये संघर्ष भी जो है कविता दे जाता है, मुझे तो दे ही जाता है ये संघर्ष भी। अच्छा, क्या आपकी कविताओं पर किसी आलोचक ने खास तौर पर कुछ लिखा अभी? नहीं, जब मेरा पहला संग्रह आया था तो एक डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ ने उस पर लिखा था। तो वेद प्रकाश अमिताभ ने काफ़ी अच्छा लिखा था और सराहना की थी, और फिर राजेंद्र राजन ने, और तो मेरे पहली किताब पे जितना लिखा गया अन्य किताबों पे नहीं लिखा गया उतना। ऐसा क्यों? अब तो वो विरोध है। अब आप देखिए कि आज फेसबुक का ज़माना है, मैं फेसबुक पे कोई कविता डालता हूँ और कोई गज़ल डालता हूँ, इक्का दुक्का लोग करते हैं। हाँ, और वो इस वक्त और देखता हूँ कि कविताएं जो फेसबुक पे आती हैं, गज़लें आती हैं, उनमें कोई दम नहीं होता है, लेकिन कोई को 50, 100, 150, 200। कवि व्यक्तित्व कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है जब फेसबुक पर लिखते रहते हैं, डालते रहते हैं? नहीं, कोई नहीं। मैं जानता हूँ कि ये जो है एक मंच है, जैसे गोष्ठियाँ हैं उस तरह से ये भी एक मंच है, और इसका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है। तो आप क्यों डालते हैं फिर वहाँ? देखिए, ऐसा है कि लोग न करें, लेकिन मुझे इन कुछ सूत्रों से मालूम हुआ है कि लोग मेरी रचनाओं में को देखते हैं। वो भले लाइक न करें, कुछ कमेंट न करें, लेकिन वो पढ़ते हैं। अच्छा। एक बार मैंने इस तरह की शिकायत की तो लोगों ने कहा नहीं, करें या ना करें, लेकिन लोग देखते हैं, आपको पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं लिखता हूँ तत्काल, एक प्लेटफार्म तो है, तो उस पर रख देता हूँ, और इससे मेरे कई फ़ायदे हैं। कई कवि भी, दूसरे लोग भी अपना सकते हैं कि इस पर जो कविताएँ मैं डालता हूँ उसमें अब तो कई ऐप आ गए हैं डायरी के,
तो मैं उस पर लिखता हूँ, फिर उस पर डालता हूँ, और वहीं से अब मैं उसको पत्रिकाओं में भी भेज लेता हूँ, वहीं से उठा के मैं पुस्तक रूप दे देता हूँ। अच्छा। तो मैं इसमें कोई हानि नहीं समझता हूँ कि मैं लाइक और कमेंट किए और उसके न हतोत्साहित होता हूँ न उत्साहित होता हूँ, और मैं जो हूँ अपना काम करते जाता हूँ। हाँ, काम करते जाता हूँ। अच्छा, आपकी कविताओं में एक विशेष प्रकार की लय है, उसका अपना एक व्याकरण है, और इधर हिंदी कविताओं में बहुत वाचाल कविताएं आ रही हैं जिनको बहुत उछाला जा रहा है। तो ऐसे में इसके समानांतर अपने को आप कहाँ खड़ा हुआ पाते हैं? देखिए, मैं तो अपना रास्ता चलता जा रहा हूँ, और आप सही कह रही हैं कि आजकल कविताओं में जो है वो गठन की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, और कि जो है वो इस तरह से हो कि प्रभावित कर सकें लोगों को, और वो वक्तव्य से अलग हो, वो किस्सा से अलग हो, और वो कविता के एक नया मुहावरे में हो। तो जैसे कि हम देखते हैं, आप भवानी प्रसाद मिश्र हैं और लोग हैं, देखिए वो कवियों की बहुत सी कोटियाँ हैं, एक और अघे हैं, एक और मुक्तिबोध हैं, फिर धूमिल हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, रघुवीर सहाय हैं, और ये सरस्वती दयाल सक्सेना हैं, तमाम लोग हैं, तरह तरह की कविताएं हैं। तो अब कुछ लोगों की कविताओं का ढांचा जो है जनता के लिए बहुत अनुकूल है, जैसे भवानी प्रसाद मिश्र का और सरस्वती दयाल सक्सेना का, हाँ, और भी कवियों का। अब इकट्ठा तो दिमाग में लगातार जब कोई याद करेगा तो याद आएगा, और इस वक्त बातचीत में मैं एक सबका नाम भी नहीं ले सकता हूँ। तो ये है कि मैं जो है अपने मुहावरे में कविता करता हूँ। कविता में दरअसल बिंब और प्रतीक तो होने चाहिए, और निरर्थक भाव से बचना चाहिए, क्योंकि लोग ये जो है हमारा ये कहना है कि हम कर्म जो है अच्छा नहीं कर पाते हैं, जितना हम अच्छा विचार कर लेते हैं उस अनुरूप कर्म हम बढ़िया नहीं कर पाते हैं। और तो लेकिन अगर हम विचार भी अच्छा नहीं कर पाए तो ये तो बहुत दारुण स्थिति हो जाएगी। तो कविता में जो हम जैसे हम कोई उत्तेजित बात कर रहे हैं, उत्तेजना में भरी बातें करें, किसी को हर्ट करने के लिए कोई बात करें, तो वो खराब बात मानी जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि वही बात जो जीवन में खराब मानी जा रही, उसी चीज़ को लेकर वो लोग कविता में आ जाते हैं, उसी को रख देते हैं, तो वो कविता कहाँ से आकृष्ट करेगी। कविता तो एक परिशुद्धता की चीज़ है, धीरे धीरे आती है, और हम भी पूरे परिशुद्ध हो गए हैं ये भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम इस कोशिश में हैं कि हम अधिक से अधिक प्रांजल हो सकें, अधिक से अधिक जो है क्लासिक हो सकें। अच्छा, जिस तरीके से समाज में हमको ब्राह्मणवाद बहुत हावी दिखाई देता है, तो क्या आपको लगता है साहित्य में भी ब्राह्मणवाद हावी है? बहुत हावी है, ब्राह्मणवाद बहुत हावी है, और ब्राह्मणवाद हावी है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटियों के लोग हावी हैं, बड़े बड़े पत्रकार, सिनेमा से जुड़े हुए लोग, और दूसरे पदों पे ऊँचे जो लोग बैठे हैं, कविता में पहले उनको ज़्यादा सम्मान मिलता है, उनको ज़्यादा मौका दिया जाता है, उनको ज़्यादा पुरस्कार दिया जाता है। तो शुरुआत में तो मैंने इसको नहीं महसूस किया था, जब मैंने लेखन की शुरुआत में किया तो उस वक्त नहीं, लेकिन अजब हुआ है कि सन 90 के बाद सोवियत संघ का जब से पतन हुआ, उसके बाद से जैसे कि लोगों की भावनाओं में भी पतन आया, विचारों में भी पतन आया, सर्वत्र एक पतन सा का वातावरण बनने लगा।
तो अब उसमें दलित भी उभर के आ रहा है अलग, तो ब्राह्मण भी अलग, तो फिर पिछड़े के भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। मतलब कि सामाजिक संघर्ष एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। वो तो पहले से भी थे, लेकिन ये बढ़ते हैं तो उस तरह से नहीं कि किसी एक अंजाम तक जाए, वो बल्कि उसको समाज की व्यवस्था को, साहित्य की व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले सिद्ध हो रहे थे। अभी भी अब तो और भी ज़्यादा है, इधर एक दशक से ज़्यादा समय से। तो ब्राह्मणवाद या कोई भी वाद जो है साहित्य के लिए घातक होता है, वो है। क्योंकि अब देखिए अभी ये हो गया है कि ब्राह्मण लोग इतने ज़्यादा लिखने वाले हैं कि वो लोग अपने ही कवि चुन लेते हैं, अपने ही आलोचक हो जाते हैं और सब कर लेते हैं। वो और तबके को नहीं देखते हैं कि और कहीं कोई अच्छा लिख रहा है कि नहीं, और कोई कह रहा है कि नहीं। ये समस्या है। और क्या इसी वजह से ही एक साहित्यिक जो राजनीति के तहत बहुत सारे रचनाकारों को बहिष्कृत कर दिया गया है, अलग थलग कर दिया गया है, ऐसा आप मानते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल किया ही जा रहा है। ये हमेशा एक प्रक्रिया रही है और इसमें खुद ब्राह्मण भी नहीं बचते हैं, उनके साथ भी होता है। और दलित एक वाद जो चला है तो उसमें भी लोग जो हैं बढ़ावा भी देते हैं, फिर उसमें भी ये राजनीति होने लगती है। हर जगह होती है यही चीज़ें। अच्छा, आप के जो समकालीन रचनाकार हैं उनमें से आप किसको मानते हैं, पसंद करते हैं, या कौन आपको ज़्यादा प्रभावित करता है? नए ऐसे कौन से लोग हैं जो आप जिनकी कविताएं या रचनाएं आपको प्रभावित करती हैं? ऐसे कई नाम हैं। जैसे कि कवियों में मैं देखता हूँ तो हमारे मित्र भी रहे हैं अष्टभुजा शुक्ल, वो काफ़ी गंभीर और अच्छी कविताएं लिखते हैं। तो एक पंकज चतुर्वेदी हैं, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं। और अन्य लोग भी देखते हैं, अच्छा लिखते हैं। कोई युवा कवि ऐसा उभरता हुआ जिनकी कविताएं आपको प्रभावित करती हैं या जिनका भविष्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं कोई अभी नज़र आया है। अच्छा, इस बीच आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं या पढ़ रहे हैं अभी आप? अब देखिए, मेरे पढ़ने का, ये आपने बहुत अच्छा पूछ लिया, मेरे पढ़ने का कोई तारतम्य नहीं है। अच्छा। मेरे पास जो है कई किताबें होंगी तो मैं एक पृष्ठ उसका पढ़ लूँगा, एक पृष्ठ उसका पढ़ लूँगा, एक पृष्ठ उसका पढ़ लूँगा। मैं लगातार कोई किताब ख़त्म नहीं कर पाता हूँ जब तक मेरे पास उसकी समालोचना का दबाव नहीं होता है, तब तक मैं नहीं कर पाता हूँ। फिर पत्रिकाएं रहती हैं तो पत्रिकाओं पढ़ता हूँ, कभी ये पत्रिका कभी वो। पढ़ने के लिए भटकते रहते हैं आप? हाँ, उसमें मेरा भटकाव है इसमें। लेकिन उस भटकाव में भी मैंने जितना भी मैं पढ़ लेता हूँ उसमें मुझे कुछ न कुछ खुराक तो मिल ही जाती है, बौद्धिक खुराक, संवेदना की खुराक। अभी तक आपने जितना लिखा है क्या आप उससे संतुष्ट हैं या अभी आपको और भी बहुत कुछ काम करना है जो सामने आना है जिसको उसके लिए प्रयासरत हैं? नहीं, अब देखिए, अब ये तो है नहीं कि हम संतुष्ट जो है कुछ हमारे पास अच्छी रचनाएं हो गई तो हम संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि हमारा जीवन तो चलेगा ना, वो हमारी संतुष्टि तक तो रुक नहीं जाएगा, वो आगे जाएगा। तो अब उसके साथ हमारा पूरा तन मन धन और संवेदना संघर्ष सब चलेगा, तो हमें फिर नया लिखना ही होगा। तो अभी तो लगातार कोई किताब आने वाली है? अब देखिए, अभी तो अगुरा प्रकाशन से, आप ही के प्रकाशन से एक किताब आई दर्द के खेत में। ये मेरे 2003 में प्रकाशित संग्रह का दूसरा संस्करण है और मेरे पास पांडुलिपियाँ तैयार हैं। लेकिन अब ज़माना ये है कि प्रकाशक के सीधे संपर्क नहीं करते हैं। फेसबुक पे भी प्रकाशक देख रहे हैं, जान रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास ये ऐसी पहल करने की वो नहीं है। उसके पीछे ये जो भी कारण हो, लेकिन पहल नहीं होती है। आपको क्या कारण लगता है?
वो व्यावसायिक उनके कारण होंगे। और कविता को लेके इतना रद्दी सद्दी लिखा गया है कि जो है वो कविताएं प्रभाव नहीं डालती हैं, और उसको छाप छाप के लोगों ने वो कहना शुरू कर दिया है कि कविता बिकती नहीं है। तो पहले तो हमें जो आधुनिक कविताएं हैं निराला के समय से अब तक, पहले तो उनमें जो अच्छी कविताएं हैं उनको अलग कर खोज के उनका एक अलग रखना चाहिए, और उसमें से जनता को उसको काव्य शिक्षित करने के लिए उस तरह की किताबें पुस्तिकाएं आनी चाहिए कि जनता जो है उसको देखे। कम से कम ये यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय और हाई स्कूल इंटर के लड़कों तक भी ये चीज़ें पहुंचाई जानी चाहिए। अच्छा, जो नए लिखने वाले आ रहे हैं या नए जो अपने को यानी नई कविताओं में लिखना चाहते हैं, जो कविता काव्य विधा में, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपने आप को तैयार करें कि बेहतर कविताएं लिख सकें? अब बेहतर कविताएं लिखने के लिए जो है एक चीज़ और ज़रूरी है कि वो बेहतर कविताएं पढ़ें। वो बेहतर कविताएं पढ़ेंगे तो उससे जो है वो कविता शिल्प की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से कौन बेहतर है, उनके अंदर एक दृष्टि पैदा हो जाएगी, फिर उस दृष्टि से वो करेंगे। लेकिन हमारे सामने इतने ज़्यादा चीज़ें फैली हुई हैं, अच्छी और बुरी, और जिसमें कई बार तो बुरी चीज़ों का ज़्यादा लोकप्रियता है, उनको ज़्यादा जो है आलोचना सम्मान दे रही है, कि भ्रम की स्थिति बन गई है। और लड़कों के जो नए लिखने वाले लड़के हैं या जो लड़कियां हैं, उनको ज़्यादा जो है ये भ्रम सता रहा है, मतलब कि उनको स्थिर नहीं करने दे रहा है। अच्छा, तो अब इसमें देखिए, पहले तो हम लोग के गोष्ठियों का माहौल होता था, तो कुछ बड़े कवि, कुछ अग्रज कवि और बड़े अच्छे होते थे, तो वो बैठे बैठे सलाह देते थे हमें। अब गोष्ठियाँ नहीं होती, यूनिवर्सिटी में लड़का पढ़ रहा है या कहीं भी पढ़ रहा है, वहीं से कविता लिख रहा है और किसी को सुना रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। कोई मित्र नहीं है जो कि उसकी एक एक पंक्ति को कहे कि ये इसका क्या प्रासंगिकता है और इसके दूसरे अर्थ अगली पंक्ति से इसका क्या है, फिर पूरी कविता कहाँ पहुँचती है, कैसे होता है। तो इस तरह का आप किसी को मिलता नहीं है, न मित्र मिलता है, न गुरु मिलता है। तो और साहित्य लेखन में मित्र भी बहुत ज़रूरी हैं और गुरु भी बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल। जाते जाते हमारे दर्शकों को आप अपनी कविता या गज़ल सुना दीजिए। जी, मैं वो गज़ल जिससे मैं वो भरोसे में आया कि मैं गज़लकार हो सकता हूँ, तो मैं वही गज़ल सुनाता हूँ। कहाँ ठहरी हुई है तू नदी। इसी के बाद से मुझे जो है विश्वास पैदा हुआ अपने अंदर। अच्छा। कहाँ ठहरी हुई है तू नदी, यहाँ हम जल रहे दो नदी। लबों को पत्थरों पर रख दिया, कहीं से भी कभी तो छू नदी। बहेगी कब उसी अंदाज में, बहेगी कब उसी अंदाज में, उसी रूमानियत को छू नदी। बहेगी कब उसी अंदाज में, उसी रूमानियत को छू नदी। सुहाने पाट नीरव हो गए, न कलकल है न है कूकू नदी। जहाँ के पास हैं कांटे बचे, जहाँ के पास हैं कांटे बचे, बचा तेरे यहाँ बालू नदी। टपकते आज तेरे नाम पर, झराझर आँख से आंसू नदी। किसे मालूम है किस घाट पर, रहा केशव शरण साधु नदी। बहुत बढ़िया आपने गज़ल सुनाई। आप हमारे कार्यक्रम आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और यूट्यूब से, आपकी यूट्यूब चैनल का और दर्शकों का। उम्मीद है केशव जी के साथ ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपने सुझाव और राय ज़रूर दें।
गांव के लोग यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।